आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वाटर कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडिएटर की। तो रेडिएटर जो है वाटर कूलिंग जो सिस्टम होता है इंजन में, इस तरह से उसको सेट किया जाता है। जो अपर टैंक होता है, जो इंजन के जो ऊपर जो सिलेंडर हेड अथवा जो ब्लॉक का जो आउटलेट होता है, वाटर जैकेट्स का जो आउटलेट, पानी वहाँ से गर्म पानी जो है रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, और रेडिएटर का जो लोअर टैंक होता है वहाँ से जो पानी है गर्म पानी वह लोअर टैंक में आता है, तो वह ठंडा हो जाता है। और फिर वो जो वाटर पंप है उस ठंडे पानी को फिर से वाटर जैकेट्स में भेजता है। तो इस तरह से जो चक्र है वह चलते रहता है। इंजन से जो गर्म पानी है वह रेडिएटर के अपर टैंक में ठंडा होने के लिए आते रहता है, और लोअर टैंक से ठंडा पानी जो है फिर से इंजन में जाते रहता है। तो रेडिएटर की जो बनावट है कुछ इस तरह की होती है। ये ऊपर का जो सेक्शन होता है उसको हम अपर टैंक कहते हैं, और इसी तरह का एक नीचे वाला जो सेक्शन है उसको हम लोअर टैंक कहते हैं। इस अपर टैंक में एक सेक्शन बना होता है जहाँ से हम होस पाइप के माध्यम से जो इंजन का जो पानी का जो आउटलेट है, वाटर जैकेट से जो पानी जो बाहर निकलता है गर्म पानी, उसको जाने के लिए एक सेक्शन बना होता है जहाँ से हम होस पाइप के माध्यम से पानी गर्म पानी को रेडिएटर के अपर टैंक में भेजते हैं। और रेडिएटर के अपर टैंक की तरह ही नीचे का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोअर टैंक कहते हैं, ऊपर गर्म पानी आता है, वह गर्म पानी जो है वह लोअर टैंक में पहुंचता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वह घट जाता है, लोअर टैंक में वह स्टोरेज हो जाता है। और इस लोअर टैंक में भी एक सेक्शन बना होता है जहाँ से हम होस पाइप के माध्यम से इंजन के वाटर पंप से उसको कनेक्ट करते हैं। इस अपर टैंक और लोअर टैंक के बीच में पतले पतले कॉपर के ट्यूब्स बने होते हैं जिसको हम रेडिएटर कोर कहते हैं। ये जो रेडिएटर कोर होते हैं तांबे के बने होते हैं। तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इस तांबे के माध्यम से जो गर्म पानी जो आया हुआ होता है, इंजन का जो गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक में आया हुआ होता है, वह गर्म पानी अपर टैंक से जब लोअर टैंक में जाता है तो इन पतले पतले जो ट्यूब्स होते हैं जिसको हम रेडिएटर कोर कहते हैं उसमें से उसको गुजरना होता है। रेडिएटर कोर अपर तथा लोअर टैंक में सोल्डर करके अथवा नट बोल्टों द्वारा जोड़ करके बनाई जाती है। रेडिएटर कोर में बारीक बारीक नलियाँ पाइप बनी होती हैं। इन नलियों के ऊपर फिन्स लगे होते हैं जो नलियों के अंदर प्रवाहित होने वाले पानी को ठंडा करने का कार्य करते हैं। रेडिएटर कोर दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्यूबलर टाइप रेडिएटर कोर और दूसरा होता है हनीकॉम्ब टाइप रेडिएटर कोर। ट्यूबलर टाइप रेडिएटर कोर में कोर के ऊपरी और निचली जो टंकियां होती हैं ट्यूबों द्वारा जोड़ी जाती हैं। पानी इन ट्यूबों में से होकर के गुजरता है। ट्यूबों के आसपास कूलिंग फैन लगे होते हैं जो कूलिंग वाटर या पानी की ऊष्मा को सोखकर वायुमंडल में फैला देते हैं। यदि किसी कारणवश ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएं या चोक हो जाएं तो पानी का ठंडा होना रुक जाता है। इस तरह से ये सिस्टम काम नहीं करता है। दूसरा है हनीकॉम्ब टाइप रेडिएटर कोर। इसे सेल्यूलर टाइप कोर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के कोर में ट्यूबों के अंदर से आर पार हवा प्रवाहित हो सकती है तथा पानी उसके बाहर की ओर रहता है। यह कोर अनेक वायु सेलों से मिलकर बनते हैं। रेडिएटर प्रायः तांबे या पीतल के बनाए जाते हैं क्योंकि इन धातुओं में शीघ्र ठंडा होने का गुण होता है। इसके सभी जोड़ सोल्डरिंग से जोड़े जाते हैं जिससे मरम्मत के लिए उन्हें गर्म करके सरलता से खोला जा सकता है तथा फिट भी किया जा सकता है। इस प्रकार का रेडिएटर कोर देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो, इसीलिए इसे हनीकॉम्ब रेडिएटर कोर भी कहते हैं।
गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक में आया हुआ होता है, वह गर्म पानी अपर टैंक से जब लोअर टैंक में जाता है तो इन पतले पतले जो ट्यूब्स होते हैं जिसको हम रेडिएटर कोर कहते हैं, उसमें से उसको गुजरना होता है। इस समय गुजरते समय जो पानी का जो ताप होता है, अधिकतम ताप, जो रेडिएटर कोर है वह अपने में उसको अवशोषित कर लेता है और उसे वायुमंडल में विचरित कर देता है। इस रेडिएटर कोर का वायुमंडलीय क्षेत्र और बढ़ाने के लिए इस पर एयर फिन्स बने होते हैं, ये भी कॉपर के ही बने होते हैं। इससे जो रेडिएटर कोर का जो ऊष्मा चालकता है, गर्म जो कूलेंट है उसको वायुमंडल में मिश्रित करने का, वह और अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इस तरह से जो रेडिएटर है वह काम करता है। नीचे एक यहाँ पर एक ड्रेन प्लग भी होता है निचले सेक्शन पर, जहाँ से जब किसी कारणवश जो कूलिंग सिस्टम है उसका जो पानी है उसको या कूलेंट है उसको हमें खाली करने की आवश्यकता है किसी मरम्मत कार्य के लिए, तो उस ड्रेन प्लग को हम ड्रेन प्लग के माध्यम से जो कूलिंग सिस्टम का जो कूलेंट है अथवा पानी है उसको हम खाली कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक सेक्शन होता है जहाँ से इस कूलिंग सिस्टम में पानी अथवा कूलेंट को डाला जाता है, जिसको हम रेडिएटर कैप कहते हैं। रेडिएटर में भी ये जो कैप होते हैं वह दो तरह से प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कैप जो सिर्फ इस रेडिएटर के अपर टैंक को सिर्फ ढकने का काम करता है, और एक होता है प्रेशर कैप जो इस सिस्टम में जो वाटर है या जो कूलेंट है उस पर एक प्रेशर नियत किया जाता है, ताकि उस प्रेशर के प्रभाव से वो कूलेंट अथवा जो पानी है बाहर निकल करके वेस्ट ना हो जाए। उस पर एक निश्चित दबाव नियत करने के लिए एक प्रेशर कैप का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में रेडिएटर पर जो कैप होता है ऑर्डिनरी कैप का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्तमान में प्रेशर कैप का ही प्रयोग किया जाता है। इसके कई कारण भी हैं। इंजन के अंदर जो कूलिंग सिस्टम है इसमें प्रेशर बढ़ा देने से, जो इसमें कूलेंट अथवा जो पानी है उसमें प्रेशर बढ़ाने से जो इसमें जो कूलिंग वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो कूलेंट है अथवा जो पानी है गर्म होने से अपने आयतन में वृद्धि कर जाता है। तो जो ऑर्डिनरी कैप है वहाँ से वह बाहर लीक होकर के वेस्टेज हो जाता है। तो वर्तमान में हम इंजन को सही तरीके से कूल कर सके, कूलिंग सिस्टम जो है वह बना रहे, और जो इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं, रेडिएटर के कोर्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जंग अथवा पपड़ी ना लगे, इसलिए उस कूलिंग सिस्टम में सामान्य पानी का उपयोग न करके हम एक केमिकल, एक रासायनिक जो मिश्रण है जिसको हम कूलेंट कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। ये जो कूलेंट होते हैं वह काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्डिनरी जो कैप होते हैं वहाँ से वह बाहर निकल करके वेस्ट हो जाते हैं। अतः इसका जो तल है, इसकी जो निर्धारित जो मात्रा है कूलेंट की वह घट जाती है। तो इस तरह से जब उसको हम फिलअप करेंगे तो हमें अधिक खर्च करना होगा, इसलिए हम सामान्य जो कैप होता है उसका हम प्रयोग नहीं करते। और प्रेशर बढ़ाने से जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वह भी बढ़ जाता है। इंजन काफ़ी देर से इसका जो पानी है वह गर्म हो पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। लेकिन जब हम किसी पहाड़ी क्षेत्र पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वह कम हो जाता है, तो वहाँ जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस ताप से भी कम ताप पर उबल जाता है। तो इसलिए जो कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट है अथवा जो पानी है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, इससे वह काफ़ी देर बाद उसका जो पानी है बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचता है। इस तरह से हम कूलिंग सिस्टम पर जो टेम्परेचर है उसको नियत कर पाते हैं। इसके लिए हमें रेडिएटर
प्रेशर कैप की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हम इस कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट है उस पर हम एक प्रेशर दाब नियत करते हैं, जिससे जो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है। इससे हमें दो लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो जो कूलेंट अथवा जो पानी है वह लीक होकर के वेस्ट नहीं हो पाता, और दूसरा इंजन जो है वह अधिक टेम्परेचर पर भी सामान्य की भांति चलते रहता है। सामान्य परिस्थिति में जैसा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य जो वायुमंडलीय दाब है वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो पानी है तो जो कूलेंट है वह उबलता है। यहाँ पर हम इस कूलिंग सिस्टम का जो प्रेशर है वह अगर हम 15 psi बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर न उबल करके वह 113 डिग्री सेल्सियस पर इस कूलिंग सिस्टम का जो पानी है अथवा जो कूलेंट है वह उबलेगा। इस कार्य के लिए ये जो प्रेशर कैप है इसलिए सक्षम हो पाता है क्योंकि इसमें दो वाल्व लगे होते हैं। एक वाल्व को कहते हैं प्रेशर वाल्व और दूसरे को कहते हैं वैक्यूम वाल्व। रेडिएटर का जो प्रेशर कैप जो होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अपर टैंक के ऊपर एक नैक होती है जिस पर हम कैप को फिट करते हैं। ये कैप के साथ में इस तरह का जो वाल्व है ये लगे होते हैं। नीचे का जो हिस्सा है वो अपर टैंक होता है, ये अपर टैंक है। अपर टैंक के ऊपर ये जो सिरा है यहाँ पर हम रेडिएटर का जो कैप है हम उसको हम फिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कैप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर कैप में दो वाल्व होते हैं, एक होता है प्रेशर वाल्व और एक होता है वैक्यूम वाल्व। इस नेक पर ही एक छोटी सी एक पाइप लगाई जाती है जिसको हम ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। तो प्रेशर कैप ये वाला पार्ट जो है वो रेडिएटर के अपर टैंक या उसकी जो सीट है, इस वाल्व का ये जो सीट है इसको वह प्रेस करके रखता है। इस प्रेशर स्प्रिंग के कारण ये जो प्रेशर वाल्व है ये अपनी सीट से हमेशा चिपका हुआ रहता है। जब हम कैप को इस रेडिएटर के अपर टैंक में फिट करते हैं तो ये जो वाल्व है ये इस सीट से चिपक जाता है। और जो वैक्यूम वाल्व जो होता है ये वाला इस पार्ट को हम वैक्यूम वाल्व कहते हैं। ये जो वैक्यूम वाल्व है इसी प्रेशर वाल्व पर इसी प्रेशर वाल्व पर एक सुराख होता है जहाँ पर सीट से यह वैक्यूम वाल्व इस स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर की ओर खिंचाव बल के कारण, स्प्रिंग पर जो खिंचाव बल होता है उसके कारण ये जो वैक्यूम वाल्व है इस प्रेशर वाल्व पर चिपका हुआ रहता है। तो ये दोनों किस तरह से कार्य करते हैं, क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। जो इंजन के अंदर इस कूलिंग सिस्टम पर जो वाटर या कूलेंट होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस सिस्टम पर एक प्रेशर बढ़ाया जाता है, इस कूलिंग वाटर पर प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो वो जो प्रेशर है यहाँ पर बढ़ते जाता है क्योंकि जो तरल है उसको जब हम गर्म करते हैं तो करने से वो अपने आयतन में वृद्धि करता है। वृद्धि करने से क्या होता है कि किसी उस सिस्टम पर जो कमजोर पार्ट है सभी स्थान पर वो चारों तरफ वह बल लगाता है, तो जो भी पार्ट जो है कमजोर होता है उस पार्ट को क्षतिग्रस्त पहुंच सकता है। इसलिए हम इस प्रेशर कैप का भी प्रयोग करते हैं। जो इस सिस्टम में सबसे कमजोर पार्ट जो होता है वह रेडिएटर के जो कोर होते हैं
पतले पतले तांबे के ट्यूब होते हैं, ये बहुत ही लचीले होते हैं। अधिक प्रेशर पड़ने पर ये जो है पंचर हो सकते हैं, फट सकते हैं, और इस पूरे सिस्टम से जो वाटर है वो जो कूलेंट है वह बाहर गिर सकता है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। इसलिए उस अधिक दाब को नियत करने के लिए हम इस प्रेशर जो वाल्व है, प्रेशर कैप के माध्यम से उस प्रेशर वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही पानी पर प्रेशर अधिक होता है, वो क्या करता है, इस वाल्व को, प्रेशर वाल्व और इस वैक्यूम वाल्व चूंकि प्रेशर वाल्व पर ही चिपका हुआ है, तो इस तरह से वह बल लगाता है। बल लगाने से क्या होता है कि ये जो वाल्व हैं ये अपनी सीट से ऊपर हट जाते हैं। इस तरह से इनको एक गैप मिल जाता है, और जो पानी है अथवा जो कूलेंट है वो यहाँ से बह करके इधर लीक ऑफ पाइप से वह बाहर निकल जाता है। इस तरह से वह बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो गर्म जो पानी है इस सिस्टम में, अथवा जो गर्म जो कूलेंट है, उसके आयतन में वृद्धि करने से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमने प्रेशर वाल्व का जो स्प्रिंग है उसको उसी कूलेंट अथवा पानी का जो प्रेशर है उसी से ही उसको खोल दिया। इससे जो ओवरफ्लो पाइप है वहाँ से वह बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हम वर्तमान में कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट बहुत ही महंगा होता है, तो ओवरफ्लो पाइप से उसको नीचे वेस्ट नहीं करते, एक रिजर्वायर टैंक में उसको स्टोर करते हैं। ये जो ओवरफ्लो से जो निकला हुआ जो कूलेंट है, एक रिजर्वायर टैंक में उसको स्टोर करते हैं। तो इस तरह से पानी जो है गर्म होने पर अपने आयतन में वृद्धि करता है। तो इस सिस्टम में एक प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। वह प्रेशर इस वाल्व को, प्रेशर वाल्व को खोल करके वह ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से रिजर्वायर टैंक या एक्सपेंशन टैंक में वह स्टोर हो जाता है। और जब पानी का जो ताप है वह कम होने लगता है, अगर हम इंजन को हम बंद करेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है वह घटने लगेगा। तो घटने लगेगा तो ये जो यहाँ पे पानी है अथवा जो कूलेंट है उसमें टेम्परेचर कम होने से वह अपने आयतन में घटते जाएगा, कमी होगा। इससे इस सिस्टम में जो कूलेंट है उसका जो तल है, जो लेवल है, वह कम हो जाएगा। तो कम होगा तो वहाँ पर एक एयर स्पेस आएगा। घटने से क्या होगा कि अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक खिंचाव बल उत्पन्न होगा। तो वो खिंचाव भी क्या कर सकता है, ये जो रेडिएटर के जो कोर हैं, सबसे कमजोर पार्ट यही होते हैं। इस रेडिएटर के कोर को अपर टैंक और लोअर टैंक में बहुत बारीकी से उसको सोल्डिंग किया जाता है, ब्रेकिंग किया जाता है। तो वहाँ से पंचर होने की संभावना हो सकती है। अतः उसकी आपूर्ति के लिए इसी ओवरफ्लो पाइप जो गया हुआ है, जो एक्सपेंशन टैंक में जो गया हुआ है, उसी जो गर्म होने से, कूलेंट के गर्म होने से जो कूलेंट है उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो इसी कूलेंट को वह वापस उस वैक्यूम के प्रभाव से, जो सक्शन है या वैक्यूम है, उसका जो बल है वह पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। तो जो कमजोर जो सिस्टम है उसको हमने इस वाल्व के रूप में डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको हम वैक्यूम वाल्व कहते हैं। इस पर भी उस वैक्यूम का प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो वाल्व है, जो अपनी एक स्प्रिंग के माध्यम से जो प्रेशर वाल्व से चिपकी हुई थी, ये नीचे हट जाती है और इस जो प्रेशर जो वाल्व है वो तो अपनी सीट से बैठा हुआ है वैक्यूम के प्रभाव से, और जो स्प्रिंग है ऊपर इसके प्रभाव से। तो जो बल है वैक्यूम बल, वो इस वैक्यूम वाल्व पर पड़ेगा। तो ये जो वैक्यूम वाल्व है उस खिंचाव बल के कारण स्प्रिंग के विरुद्ध नीचे आ जाती है, और जो वैक्यूम है उसका प्रभाव इस स्थान पर भी पड़ता है।
और यहाँ पे जो ओवरफ्लो पाइप लगी हुई है जो एक्सपेंशन टैंक पे जो गई है, तो जो कूलेंट इस सिस्टम से, इस रेडिएटर से जो एक्सपेंशन टैंक में गई थी, वही कूलेंट वापस इसी रास्ते से, इस ओवरफ्लो जो पाइप है उसके रास्ते से, इस वैक्यूम जो वाल्व है उसके खुलने से, उस वैक्यूम के प्रभाव से, उस खिंचाव बल के प्रभाव से जो कूलेंट एक्सपेंशन टैंक में गई थी वो वापस इस रेडिएटर में आ जाती है और इसका जो लेवल है वह बना रहता है। ये जो एक्सपेंशन टैंक है रेडिएटर के पास ही या रेडिएटर के आसपास कहीं पर भी फिट किया जाता है। सिर्फ इसका जो प्रेशर कैप है उस हाइट से इसको ज़्यादातर ऊपर ही रखा जाता है, क्योंकि जो कूलेंट है गर्म होने पर जब आयतन में वृद्धि करता है तो वह बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। तो इस एक्सपेंशन टैंक को हाइट में करने से वह प्रेशर से इस पे ओवरफ्लो पाइप के रास्ते से पहुंच जाता है। जब जब इंजन ठंडा होता है तो वैक्यूम जो पैदा होता है, तो उस वैक्यूम जो बल है वह प्रेशर या दबाव के अपेक्षा उसका जो खिंचाव बल है वह कम होता है। अतः इसको ऊपर में रखने से क्या होता है कि आसानी से यह वापस इस सिस्टम में, रेडिएटर में आ जाता है। इस वाटर कूलिंग सिस्टम में होस पाइप का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर के अपर टैंक में और लोअर टैंक को हम इंजन से कनेक्ट करते हैं। तो रेडिएटर का जो अपर टैंक है उसको इंजन के जो वाटर जैकेट हैं उसका जो आउटलेट है जो हेड पर बने होते हैं, तो उससे कनेक्ट करने के लिए हम होस पाइप का प्रयोग करते हैं। और जो वाटर पंप है और लोअर टैंक है रेडिएटर का, इसे कनेक्ट करने के लिए होस पाइप का प्रयोग करते हैं। और जो उसका जो बाईपास जो मार्ग है, जब थर्मोस्टेट वाल्व जो है बंद रहता है, इंजन जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय इंजन के ताप को शीघ्र लाने के लिए, कार्यकारी या वर्किंग जो टेम्परेचर है उसको जल्दी लाने के लिए इस स्थान पर एक थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग करते हैं जो पानी को रेडिएटर के अपर टैंक में जाने नहीं देता। तो पानी जो है वह इस बाईपास मार्ग से यहीं पर वह घूमते रह जाता है, क्योंकि जब इंजन जब चलता है तो ये जो वाटर पंप है क्रैंक शाफ्ट से ही ड्राइव लेता रहता है। तो इसके घूमने से जो पानी है उसको पंप करने के लिए नीचे से पानी खींचना होता है, लेकिन नीचे जो पानी है वह आता ही नहीं है। तो उस पानी की आपूर्ति के लिए जो इसके द्वारा भेजा गया जो पानी है वह बाईपास रास्ते से यहीं पर वह सर्कुलेट होता रहता है। तो इसको हम इस बाईपास जो मार्ग है थर्मोस्टेट वाल्व से वाटर पंप पर, यहाँ पर भी एक होस पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होस पाइप है वह रबर का बना हुआ होता है, सिंथेटिक रबर होता है, मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है और अधिक टेम्परेचर को सहन कर सके, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। और एक क्लैंप के माध्यम से इसको रेडिएटर के अपर टैंक का जो पोर्शन है वाटर इनलेट, और जो रेडिएटर का जो लोअर टैंक का जो पोर्शन है इसमें जो वाटर का जो आउटलेट है, इस पर हमें जब इस रबर होस पाइप को जब लगाया जाता है तो जॉइंटों को अच्छे तरीके से सील करने के लिए वहाँ पर एक क्लैंप का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कूलिंग फैन की, जो वाटर पंप पर ही एक पंखा जो है वाटर पंप के अगले सिरे पर माउंट किया जाता है, फिट किया जाता है। जब वी बेल्ट के माध्यम से वाटर पंप को क्रैंक शाफ्ट से चलाते हैं उस समय उस शाफ्ट से बंधा हुआ ये जो कूलिंग फैन है यह घूमता है। इस फैन के घूमने से जो हवा है, वायुमंडलीय हवा, वह रेडिएटर के बाहर से खींच करके जो फिन्स होते हैं इनमें जो सुराख होते हैं, जो एयर स्पेस होते हैं, वहाँ से गुजर करके उस हवा को यह खींचता है, यह पंखा या फैन, और खींच करके इंजन के ऊपर ही फेंकता है। तो इससे क्या होता है कि हवा का बहाव जो है इस रेडिएटर के कोर पर और फिन्स पर पड़ता है। इससे अधिक हवा का बहाव होने से जो कूलेंट अथवा पानी का जो ताप है
वह बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है और उसी खींचे हुए जो हवा है उसको इंजन पर फेंकता है, तो इंजन के बाहरी सरफेस का जो ताप होता है हवा के टकराने से कुछ जो इंजन का बाहरी सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है वह कुछ हद तक वह भी कम हो जाता है। आजकल आधुनिक जो गाड़ी होते हैं या उसमें जो लगे हुए जो इंजन होते हैं उसमें ये जो फैन है वह इलेक्ट्रॉनिक विद्युत के माध्यम से उसको चलाया जाता है, एक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से चलाया जाता है। तो सामान्य जब इंजन हम जब स्टार्ट करते हैं उस समय ये जो कूलिंग फैन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं वह नहीं चलते हैं। जब इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वह जब आ जाता है और उस वर्किंग टेम्परेचर से जब इंजन कूलेंट का जो टेम्परेचर है वह अधिक होने लगता है तभी वह स्टार्ट होता है। तो इसको स्टार्ट या ऑफ करने के लिए, इस फैन को ऑन या ऑफ करने के लिए उस इंजन पर या उस वाहन पर ईसीएम लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। उस थर्मो स्विच, यह डिवाइस इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। यह रेडिएटर कूलिंग फैन जो विद्युत से चलाई जाती है को एक्टिव करता है या चालू करता है। यह इंजन के ताप बढ़ने पर रेडिएटर कूलिंग फैन को चालू करता है तथा डैशबोर्ड पर स्थित टेम्परेचर गेज या टेम्परेचर इंडिकेटर को भी कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। इस डिवाइस में अधिकतम 4 टर्मिनल होते हैं। इसे रेडिएटर कूलिंग सिस्टम के ट्यूब या रेडिएटर अपर टैंक व इंजन वाटर जैकेट के आउटलेट के बीच जो पाइप होता है उस पाइप में या थर्मोस्टेट पर स्थापित किया जाता है ताकि इसके एलिमेंट इस सिस्टम पर बहते हुए गर्म कूलेंट के ताप को सेंस कर सकें, संपर्क या स्पर्श कर सकें। इसका हीटिंग एलिमेंट बाईमेटल डिस्क या थर्मिस्टर होता है। थर्मो स्विच, कुछ वाटर कूल्ड इंजनों में जो कूलिंग फैन होता है, रेडिएटर जो कूलिंग फैन होता है उसको बैटरी से चलाया जाता है। इसे सामान्य जो इंजन में वाटर पंप के शाफ्ट से जो कूलिंग फैन को हम चलाते थे ऐसा इसमें नहीं किया जाता। ये जो कूलिंग फैन है इसको बैटरी से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसके जो कनेक्शन है इसको इंजन का जो कार्यकारी जो तापमान होता है उस तापमान से, जब इसका जो इंजन का जो वाटर जैकेट में जो कूलेंट है या पानी है उसका ताप जब अधिक होने लगता है तब उस स्विच को ऑन किया जाता है। तब ये जो कूलिंग फैन है, इलेक्ट्रिक जो कूलिंग फैन है यह चलने लगता है। इसके लिए हम थर्मोस्टैटिक जो स्विच है इसका प्रयोग करते हैं। ये जो स्विच है ये इंजन के वाटर जैकेट में, इंजन के वाटर जैकेट के जो कूलेंट है उसके साथ में ये संपर्क करता है और जैसे जैसे इसका ताप बढ़ते जाता है, जो वाटर जैकेट में जो उपलब्ध जो पानी है अथवा जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है उस टेम्परेचर के प्रभाव से ये जो स्विच है ये एक्टिव होता है। इसमें ये जो स्विच है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं जिसके अंदर जो टर्मिनल जो होते हैं वो बाईमेटल डिस्क या थर्मिस्टर के रूप में होते हैं। तो ये दोनों जो टर्मिनल हैं इस समय अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक गैप है, लेकिन जैसे जैसे जो कूलेंट है उसका ताप बढ़ते जाता है इसके प्रभाव से ये दोनों जो बाईमेटल जो डिस्क हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास होती है। जब इसमें पहले इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं तो बैटरी जो है इसको हमने माइनस को ग्राउंड कर लिया है और जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इग्निशन स्विच से जोड़ा हुआ है। तो इग्निशन स्विच से एक टर्मिनल इसके थर्मोस्टेटिक स्विच के एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया हुआ है और जो दूसरा जो टर्मिनल है
उसको हम इलेक्ट्रिक फैन से उसको जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक फैन का जो दूसरा टर्मिनल है वो इसी बॉडी से ही अर्थ लेता है, क्योंकि बैटरी का जो अर्थ टर्मिनल है हमने चेचिस से या इंजन फ्रेम से उसको हमने ग्राउंड कर दिया हुआ है, टाइट कर दिया हुआ है। तो सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल को ही हम सप्लाई दे रहे हैं। ये मैंने जो सर्किट तैयार किया हुआ है ये बिल्कुल डायरेक्ट है, आपको सीधे सीधे समझाने के लिए ऐसा मैंने किया हुआ है। इसके अलावा और भी रिले या फ्यूज इन सब का प्रयोग होता है। तो इस समय इंजन जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसका जो वाटर जैकेट में जो पानी होता है वह ठंडा होता है। इस समय जो कूलिंग फैन है वह ऑन नहीं होगा जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। तो ये इग्निशन स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये जो विद्युत धारा बैटरी का वो यहाँ से जाता है और इस टर्मिनल से वो यहाँ पे आकर के रुक जाता है, दूसरे टर्मिनल पे वो पास नहीं हो पाता। जैसे जैसे वाटर जैकेट्स का जो पानी है इंजन के चलने से गर्म होते जाता है, गर्म होने से ये जो थर्मोस्टेटिक स्विच है उसके अंदर जो बाई मेटल डिस्क का जो प्रयोग किया गया है वो उस ताप के प्रभाव से, किस ताप के प्रभाव से, जब इंजन का जो कार्यकारी जो टेम्परेचर जो होता है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उस ताप से जब अधिक हो जाता है तब ये एक्टिव होता है। तो उस ताप पर इसको नियत किया गया है। तो जैसे ही उस ताप के आसपास टेम्परेचर जब आता है, जब इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं उस पानी के वाटर जैकेट्स में जो पानी है अथवा जो कूलेंट है उसको ठंडा करने की आवश्यकता होगी, तभी इस स्विच को ऑन किया जाएगा। तो ये जो स्विच है उस ताप पर एक दूसरे से अपने आप चिपक जाते हैं और जो धारा है, धारा का जो प्रवाह है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर वह पार हो जाता है और जा करके इस कूलिंग फैन में विद्युत की आपूर्ति करता है। जो इस कूलिंग फैन का जो मोटर है उसको जिस स्थान पर टाइट किया गया है वहीं से इसको ग्राउंड कनेक्शन या निगेटिव टर्मिनल या धारा जो है वो प्राप्त हो रही है। तो इसके एक्टिव होने से ये जो कूलिंग फैन है ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है और वायुमंडलीय हवा है उसको रेडिएटर के कोर और फिन्स पर तेज गति से खींचता है, प्रवाहित खींच करके प्रवाहित करता है, जिससे रेडिएटर अच्छे तरीके से पानी को ठंडा कर पाता है। और जैसे जैसे इंजन का जो टेम्परेचर है वह घट जाता है या इंजन को जब हम बंद करते हैं तो यह धीरे धीरे यह ठंडा होता है और जो है जो थर्मोस्टेटिक स्विच है ये ऑफ हो जाता है। इंजन को जब हम बंद कर देते हैं, स्विच इग्निशन स्विच को जब हम ऑफ कर देते हैं तो विद्युत की आपूर्ति ऐसे ही नहीं होता है, विद्युत की आपूर्ति होना बंद हो जाता है। तो ये जो पंखा है स्विच को ऑफ करने से ही बंद हो जाता है और जैसे जैसे इंजन जो ठंडा होता है ये जो बाई मेटल डिस्क जो एक दूसरे से चिपके हुए थे वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और उनके बीच में गैप हो जाता है। तो इस तरह से ये जो थर्मोस्टेटिक स्विच है यह काम करते रहता है। अगर बात करते हैं टेम्परेचर इंडिकेटर की, ये जो टेम्परेचर इंडिकेटर है इंजन का जो टेम्परेचर है उसको इंडिकेट करने के लिए एक यूनिट हम डैशबोर्ड पर लगाते हैं, जहां से जो चालक या ऑपरेटर है उसे इंजन के कूलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होते रहती है। जो इंजन का सामान्य जो वर्किंग टेम्परेचर है वह 80 डिग्री सेल्सियस या 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर से जब इंजन का जो टेम्परेचर है वह ज़्यादा हो जाता है तो इंजन के दक्षता पर या इंजन की जो शक्ति है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह जो टेम्परेचर है कूलिंग सिस्टम का जो अधिक जो टेम्परेचर है वह इस कूलिंग सिस्टम में जो सर्कुलेट होने वाला जो पानी है
उसका जो ताप है उसको सामान्य करने में कोई बाधा आती है तभी ऐसा होता है। सामान्य तौर पर जो इसमें जो उपयोग किया जाने वाला जो कूलेंट है या पानी है उसका लेवल कम होने से या नहीं होने से इंजन का ताप बढ़ेगा, या जो फैन है कूलिंग फैन ये काम नहीं करेगा तो इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वह बढ़ने लगेगा, या वाटर पंप जो है ये काम नहीं करेगा तो इंजन का जो टेम्परेचर है वह बढ़ेगा। रेडिएटर के आगे जो फिन्स लगे हुए हैं रेडिएटर कोर और जो फिन्स हैं तो इनके बीच में एयर स्पेस होता है, हवा के आने जाने का जो मार्ग होता है, ताकि जो फैन है वह हवा को वायुमंडलीय जो हवा है उसको खींच करके उसके बीच में हवा का क्षेत्र बढ़ाता है। तो ये जो एयर स्पेस है ये डस्ट या कचरों से यह जमा हो गया है, चोक हो गया है, इस कारण ये भी काम नहीं करेगा। रेडिएटर के जो कोर हैं, जो ट्यूब हैं जिसमें पतले पतले जो सुराख होते हैं, अपर टैंक से लोअर टैंक में जो गर्म पानी है उसको लाया जाता है कोर या रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से, तो वो जो ट्यूब है वो चोक हो जाए तो भी इंजन का जो ताप है वह बढ़ने लगता है। किसी कारण इंजन का जो वाल्व टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए तो इंजन का जो ताप है वह बढ़ने लगता है। इस कूलिंग सिस्टम में, वाटर कूलिंग सिस्टम में यहाँ जो थर्मोस्टेट यूज किया जाता है वह थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो अगर चोक हो गया हो तो जो इंजन का जो टेम्परेचर है वह बढ़ने लगता है। क्रैंक शाफ्ट से वाटर पंप को चलाने वाला जो वी बेल्ट है उसका टेंशन अगर सही नहीं है, स्लिप करता है, तो इंजन का जो वाटर टेम्परेचर है वह बढ़ने लगता है। तो इन सभी कारणों से इंजन का जो ताप है वह बढ़ने लगता है। तो इस ताप की जानकारी के लिए जो टेम्परेचर जो गेज है वह डैशबोर्ड पर चालक के लिए लगाया जाता है ताकि चालक को पता चलता रहे इंजन का जो ताप है वह कितना है। ये जो टेम्परेचर गेज है या टेम्परेचर जो इंडिकेटर है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल टाइप और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल टाइप। मैकेनिकल टाइप के जो टेम्परेचर इंडिकेटर होते हैं उसमें दो यूनिट होते हैं, दो इकाई प्रयोग किए जाते हैं। एक इकाई यूज होता है इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं उसमें जो कूलेंट जो प्रवाह हो रहा है उस कूलेंट का टेम्परेचर जानने के लिए वाटर जैकेट्स पर एक शील्ड बल्ब यूज किया जाता है। मान लिया जाए यहाँ पर ये एक शील्ड बल्ब है। तो मैकेनिकल टाइप के जो टेम्परेचर गेज है इसमें दो यूनिट होते हैं, दो इकाई यूज किए जाते हैं। एक शील्ड बल्ब होता है जो इंजन के वाटर जैकेट्स पे जिसको स्थापित किया जाता है, और दूसरा होता है टेम्परेचर गेज जो डैशबोर्ड पर लगाया जाता है। जो शील्ड बल्ब है और टेम्परेचर गेज इन दोनों को एक खोखली पाइप की एक ट्यूब के माध्यम से इन्हें जोड़ा जाता है। शील्ड बल्ब जो है इसमें वाष्प बनने वाला एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब इंजन का जो कार्यकारी जो ताप है उस ताप से इंजन का ताप जब अधिक होने लगता है तो इंजन का जो ताप है उसके अधिक होने से स्वाभाविक सी बात है कि कूलेंट का भी ताप जो है वह बढ़ने लगेगा। तो उस ताप से इसके अंदर जो वाष्प बनने वाला जो पदार्थ भरा गया है इस शील्ड बल्ब पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इस पाइप के माध्यम से उसका जो प्रेशर है उस टेम्परेचर गेज पर पड़ता है, जिससे ये जो टेम्परेचर गेज है वो सुई के माध्यम से इंडिकेट करती है कि इंजन का जो ताप है वह कितना है। इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वह 80% होना चाहिए या 80 से 85 होना चाहिए। उससे जब अधिक हो जाता है तो इंजन की जो पावर है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो इंजन की जो वर्किंग टेम्परेचर है उससे अधिक को मार्क करने के लिए अधिकतर जो टेम्परेचर गेज है उसमें 80 के आगे रेड मार्क से चिन्हांकित कर दिया जाता है, ताकि जो सुई है उस
लाल मार्क या चिन्ह के आसपास जब पहुंचता है तो जो इंजन है उसके लिए सही नहीं है, अतः उसको जो चालक है अथवा जो ऑपरेटर या ड्राइवर है उसको देख करके उसकी जांच या मरम्मत करवाता है। तो इसके लिए जो मैकेनिक है उस हिसाब से उसकी जांच करता है। इस मैकेनिकल टाइप जो इंडिकेटर है, इसमें जो यूज किया जाने वाला टेम्परेचर गेज है वो बोल्डन टाइप का होता है। इस मैकेनिकल टाइप के जो टेम्परेचर इंडिकेटर है इसमें दूसरा है इलेक्ट्रिक टाइप टेम्परेचर इंडिकेटर। इसमें भी दो यूनिट होते हैं, एक इंजन यूनिट होता है और एक डैशबोर्ड यूनिट होता है। इंजन यूनिट जो होता है इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं इसमें स्थापित किए जाते हैं, और जो डैशबोर्ड यूनिट है एक गेज जो डैशबोर्ड पर चालक को जानकारी प्रेषित करने के लिए स्थापित किया जाता है। इसमें जो इंजन यूनिट है और जो डैशबोर्ड यूनिट है इसको एक वायर से कनेक्ट किया जाता है, और इसका जो दूसरा छोर है एक कॉइल से होकर के दूसरा जो छोर निकलता है वह स्विच, इग्निशन स्विच और बैटरी के टर्मिनल्स पर वायर जो है कनेक्ट किए जाते हैं। जो डैशबोर्ड यूनिट है इसमें एक कॉइल है, इस कॉइल में जब विद्युत धारा हम भेजते हैं या उसमें प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेट या चुंबकीय प्रभाव से ये जो सुई है वो अपना जो स्थान है परिवर्तित करती है, और इस सुई की नोक पर जो भी आता है, जो भी डिजिट आता है उसके हिसाब से हम ज्ञात करते हैं या जान जाते हैं कि इंजन का जो ताप है वह कितना है। इसका जो कार्य करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है इसका जो पॉजिटिव है स्विच से इसको कनेक्ट किया गया है, और जो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इंजन बॉडी या चेचिस, वाहन के जो चेचिस है उससे इसको ग्राउंड जो है वो कनेक्शन किया गया है, अर्थ किया गया है। जैसे ही स्विच हम ऑन करते हैं बैटरी से जो विद्युत धारा है वह इस डैशबोर्ड यूनिट के कॉइल्स पर होता हुआ वह आगे बढ़ता है और जो इंजन यूनिट है वहाँ पर आता है। तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय जो कूलेंट है इंजन के वाटर जैकेटों में उसका जो ताप है वह कम होता है। इस समय इस इंजन यूनिट का जो रेजिस्टेंस है वह अधिक होता है, और यहाँ पर इसको ग्राउंड अर्थ नहीं मिल पाता। जैसे जैसे इंजन के चलने से इंजन का जो ताप है बढ़ते जाता है, जो इंजन के वाटर जैकेटों में जो कूलेंट है अथवा जो पानी है उसके ताप में वृद्धि होते जाती है, तो ये जो इंजन यूनिट लगा हुआ है ये उस ताप के प्रभाव से ये भी एक्टिव हो जाता है, और इसमें विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित होने लगती है। इसमें इस यह एक प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। इंजन का जो ताप है जब कम रहता है तो वह एक प्रबल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है, लेकिन जैसे जैसे ताप की वृद्धि होते जाती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से इसको इस तरफ से अर्थ मिलने लगता है। तो यहाँ पर जो कॉइल है वह टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है विद्युत की आपूर्ति इस कॉइल पर मिलते जाती है, और यहाँ पे मैग्नेट जो चुंबकीय जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वह बनने लगता है, और सुई जो है वह प्रभावित होती है, अपना स्थान परिवर्तित करती है, और इंजन के बढ़ने पर इंजन के जो ताप है उसके बढ़ने पर टेम्परेचर यहाँ पर प्रदर्शित करता है। बात करते हैं कूलेंट प्रॉपर्टीज, जो शीतलक वाटर कूलिंग सिस्टम में जो यहाँ पे तरल या शीतलक जो यूज किया जा रहा है उसके गुण के बारे में बात करते हैं। तो इंजन के अंदर जब ईंधन जलता है तो उस फ्यूल में जो हीट पैदा होती है उसको अगर हम 100% कहें तो फ्यूल के जलने से जो हीट एनर्जी जो पैदा हुई है, जो प्राप्त हुई है, उसकी कुल
जो है 100%, उसमें से 20% का यूज जो है बीएचपी ब्रेक हार्स पावर पर हमें प्राप्त होता है। इंजन के जो कल पुर्जे हैं आपस में रगड़ करके चलते हैं, तो उस स्थान पर 10% फ्रिक्शन के रूप में खर्च होती है, और जो 35% जो हीट है, उस हीट को एग्जॉस्ट गैस जो है अपने साथ में लेकर के इंजन से बाहर निकलता है, और शेष जो बचा हुआ जो 35% होता है, इसको कूलिंग सिस्टम अवशोषित करती है। इससे जो इंजन का जो ताप है वह नियंत्रित होते रहता है। सिर्फ जो फ्यूल की जो हीट एनर्जी है उसमें से 20% ही हमारे लिए उपयोगी होता है। शेष जो हीट है वह इस तरह से खर्च होते रहते हैं, 10% फ्रिक्शन में, 35% एग्जॉस्ट में, और 35% कूलिंग सिस्टम अपने में अवशोषित करता है। तो कूलिंग सिस्टम के द्वारा इस हीट को अच्छे तरीके से अवशोषित करने के लिए इसमें कुछ गुण होने आवश्यक हैं। जैसे जब इंजन स्टार्ट करें तो जल्दी से जल्दी यह इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है उसको यह ले आए, जो ताप है वह जल्दी आना चाहिए वर्किंग टेम्परेचर इंजन का। और जब अधिक ताप हो जाए इंजन का, वर्किंग टेम्परेचर से अधिक हो, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको कम करने का भी उसमें गुण होना चाहिए। और कूलिंग सिस्टम जो है इस सिस्टम में, इस सॉरी कूलेंट जो है इस सिस्टम में आसानी से सर्कुलेट कर सके, तथा जो इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं और जो रेडिएटर के जो कोर हैं, इनमें किसी भी प्रकार का पपड़ी अथवा जंग नहीं लगना चाहिए, तथा आसानी से हर स्थान पर उपलब्ध भी हो। इसका जो मूल्य है वह भी कम होना चाहिए। वाटर कूलिंग सिस्टम में जो यूज किया जाने वाला जो कूलेंट है उसको एक निश्चित समय अंतराल पर ड्रेन करना चाहिए, और नया जो कूलेंट है उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए निर्माता अथवा जो निर्देशक है उसके द्वारा तय किया गया जो समय अंतराल है उसके अनुसार उसको चेंज करना चाहिए। या इंजन तथा रेडिएटर पर कोई बड़ा रिपेयरिंग जो काम होता है किसी समय पर, तो इस समय भी इसमें जो यूज किया जाने वाला जो कूलेंट है उसको बदल देना चाहिए। वाटर कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट है वह पानी के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन पानी जो है इस इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं जो कि कास्ट आयरन के अधिकतर बने होते हैं, इनमें जंग लगाने के लिए या पपड़ी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें जो रेडिएटर के जो कोर होते हैं वहां पर भी जंग अथवा पपड़ी जमा कर देता है। इससे ये जो कूलिंग सिस्टम है वह काम नहीं करते, धीरे धीरे सिलेंडर हेड और जो सिलेंडर ब्लॉक है वह भी क्षय होते रहते हैं, तथा इनका जो कूलिंग है वह भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इसमें जो कल पुर्जे हैं, ईंधन के जलने से जो हीट पैदा होती है, उस हीट को ये जो कल पुर्जे हैं, पिस्टन, सिलेंडर की जो दीवार, सिलेंडर हेड, ये सब उसको अवशोषित करते हैं, और उसको अवशोषित करके जो इसमें जो यूज किया जाने वाला जो कूलेंट के रूप में जो पानी है उसको वह स्थानांतरित करते हैं। लेकिन इस कल पुर्जों के बीच में एक पपड़ी या जंग की जो एक परत आ जाती है, वह उस हीट को सही तरीके से कूलेंट को ट्रांसफर होने के लिए अवरोध का कार्य करती है। इसलिए हम इसमें इस सिस्टम में वर्तमान में पानी का उपयोग नहीं करते, उसके लिए हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। ये जो एंटी फ्रीज जो मिक्सचर है इसकी विशेषता ये है कि यह जो कूलेंट के रूप में जब इसको यूज करते हैं तो इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है उसको शीघ्र ले आता है, और इंजन का जो उच्चतम जो ताप है उसको वह न्यूनतम या उसको घटाने में बहुत जल्दी सहयोग करता है। तथा जो इंजन के जो अंदरूनी जो सेक्शंस हैं, जैसे वाटर जैकेट्स, होस पाइप और जो रेडिएटर के जो कोर हैं,
उनमें आसानी से वह सर्कुलेट होता है तथा वहां जंग अथवा पपड़ी भी जमने नहीं देता है। तो ये जो एंटीफ्रिज जो मिक्सचर है वो वुड एल्कोहल, इथैलिन ग्लाइकोल, प्रोपेलिन ग्लाइकोल और एल्कोहल और ग्लिसरीन का मिक्सर, इनका कूलेंट और पानी के साथ में इसको मिक्स करके यूज किया जाता है। इस कूलिंग सिस्टम में जो उपयोग किया जाने वाला जो कूलेंट है उसकी जो पूरी मात्रा है उसमें एल्कोहल जो होता है वह 7% और जो ग्लिसरीन जो होता है वह 12%। और इसके साथ में 81% पानी मिक्स करके इस कूलिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है। तो ये थे शीतलक के गुण। बात करते हैं मैरीन इंजन के कूलिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करते हैं। जो समुद्र में जो चलने वाले जो पानी के जो जहाज होते हैं उसमें जो उपयोग किए जाने वाले जो इंजन होते हैं उसमें जो कूलिंग सिस्टम जो यूज़ किया जाता है इस तरह से रेडिएटर, कूलिंग फैन ऐसा उसमें नहीं होता है। उसमें जो इंजन का जो ताप है उसको समुद्र में जो पानी होता है उसका उपयोग करके उसको इंजन के अधिकतम ताप को नियंत्रित किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मैरीन इंजन में जो कूलिंग सिस्टम है वह दो तरह से यूज़ किया जाता है। एक होता है हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम और दूसरा किल कूलिंग सिस्टम। दो तरह के इस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो मैरीन इंजन में जो कूलिंग सिस्टम जो यूज़ किया जाता है उस सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम। तो हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम कुछ इस तरह का इसका सर्किट डायग्राम बनता है। तो इसमें ये जो है मैरीन इंजन है, सामान्य जो इंजन हम यूज़ करते हैं वैसा ही, लेकिन जो उसका जो कूलिंग सिस्टम है कुछ इस तरह से होता है। जो इंजन है उसमें एक कूलेंट वाटर पंप जो इंजन के वाटर जैकेटों का जो ताप है उसको नियंत्रित करने के लिए इंजन के अंदर जो सर्कुलेट किया जाता है वो सामान्य जो हम कूलेंट यूज़ करते हैं वही कूलेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक उस कूलेंट को पंप करने के लिए एक कूलेंट पंप है और उस कूलेंट का जो कार्यकारी टेम्परेचर है उसको आने में सहयोग करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज़ किया गया है यहीं पर। और उस थर्मोस्टेट से होकर ही जो इंजन का जो कूलेंट है या जो पानी है वह आगे की ओर इस इंजन का जो ताप है उसको ले करके वह आगे एक्सपेंशन टैंक में आता है। इस एक्सपेंशन टैंक में इंजन का जो गर्म पानी है या कूलेंट है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है और वहाँ से यह एक कोर शेल के अंदर वो गर्म पानी वो अंदर जाता है। उस कोर शेल के अंदर बहुत लंबे रास्ते होते हैं, एक ट्यूब होता है वह घुमावदार, वहाँ से जो गर्म पानी है या कूलेंट है एक्सपेंशन टैंक में इंजन का आया हुआ वह इसके अंदर प्रवेश करता है और दूसरे रास्ते से वह बाहर निकल करके एक ऑयल कूलर में जाता है। ये जो ऑयल कूलर है इंजन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको चलाने के लिए जो लुब्रिकेंट यूज़ किया गया था वह भी गर्म हो जाता है। तो उस लुब्रिकेंट को एक ऑयल कूलर जो है उसमें उसको भेजा जाता है जहाँ से वह लुब्रिकेंट उसका जो ताप है वह ठंडा हो करके वापस इसी इंजन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑयल कूलर में जो पानी है वह कोर शेल में ठंडा होने के बाद ये जो है कोर शेल पानी को ठंडा करता है, कम करता है उसका ताप को और ऑयल कूलर में भेजता है। तो ऑयल कूलर जो है वहाँ से जो पानी है फिर से कूलेंट पंप जो है इंजन में सर्कुलेट करता है। तो इस तरह से जो इंजन का जो
पानी है, गर्म पानी वाटर जैकेटों और एक्सपेंशन टैंक, कोर शेल, ऑयल कूलर, इसी स्थान पर जो कूलेंट है वह सर्कुलेट होते रहता है। अब इस सिस्टम में एक और वाटर पंप लगा हुआ है नीचे, जो कोर शेल से लगा हुआ है। ये जो वाटर पंप है, ये जो समुद्री पानी है, सी वाटर, उसको समुद्र से पंप करके इस कोर शेल के अंदर भेजता है। इस कोर शेल में वह चारों तरफ जो पानी है वह फैल जाता है और दूसरे रास्ते से वह बाहर निकल जाता है, वापस समुद्र में उसको छोड़ दिया जाता है। तो समुद्र का जो पानी है वह ठंडा ही होता है। उस पानी को हम क्या करते हैं, उसका जो यूज़ है, रेडिएटर जिस तरह से काम करता था उसी तरह से हम यहाँ पे कोर शेल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो उस ठंडे पानी को एक पंप की सहायता से, वाटर पंप की सहायता से हम इसमें सर्कुलेट कराते हैं। तो वो जो पानी है, समुद्री पानी, जो इंजन का जो कूलेंट वाटर था उसका जो ताप है, उस ताप को अपने में अवशोषित करता हुआ वापस वह समुद्र में चला जाता है। तो इस सिस्टम में दो वाटर पंप यूज करते हैं। एक वाटर पंप जो है वह कूलेंट, इंजन के कूलेंट को सर्कुलेट कराता है, और दूसरा जो वाटर पंप है वह समुद्र के पानी को समुद्र से खींचता है, कोर शेल में भेजता है और कोर शेल के दूसरे रास्ते से वापस समुद्र में छोड़ देता है। तो इस तरह से जो मैरीन इंजन है उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।